A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, this is Yasin Ahmed Meenai. लास्ट टाइम जो टॉपिक जहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम कवर किया था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आपसे शेयर कर दिए और साथ ही साथ मैंने असाइनमेंट भी आपको इस हवाले से दे दिए। तो अभी हेडिंग आप लोग डाल लें अपने पास और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास कोई ना कोई राइटिंग मटेरियल इस पर ज़रूर रखें, क्योंकि जो कुछ यूज़फुल पॉइंट्स होंगे वो आपने लिखने होंगे। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल्स जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ट्री दिखाया था, डू यू रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी ट्री? तो फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस लेट मी शो यू। ये प्रोबेबिलिटी ट्री जो मैंने आपको दिखाया था पूरा, उसको देख लें आप। तो इसके अंदर आप देखें रैंडम वेरिएबल कहाँ लिखा हुआ है। रैंडम वेरिएबल यकीनन यहाँ पर है, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका था कि रैंडम वेरिएबल इज द डेटा विच कैन बी ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग द आउटकम्स ऑफ any sample space of a random experiment after defining a particular criteria, or obviously into numeric code after defining a particular criteria। तो क्राइटेरिया लगाकर किस तरह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एक सैम्पल स्पेस बनता है, सैम्पल स्पेस आउटकम्स में कन्वर्ट होता है, आउटकम्स किस तरह से न्यूमेरिक किए जा सकते हैं और जिससे रैंडम वेरिएबल बनता है, जिससे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। फॉर दिस पर्पस वी शुड हैव टू हैव अ केस। तो मैंने आप लोगों को जो क्लास के अंदर 7 या 8 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स लिखवा चुका हूँ, मैं लिखवाए थे, उसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को सिलेक्ट करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अपना काम और उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते चले जाएंगे और किस तरह से हम गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमें फिलहाल रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को एज ए केस स्टडी लेके चलना है। तो डू यू रिमेंबर द सैम्पल स्पेस वी हैव यूज्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 in which we have tossed a fair coin twice, right? तो that was the sample space। ये सब याद होगा आपको, बात आपके लेक्चर आर्काइव में ये बना हुआ भी होगा, ये आप देख लें, लिखा हुआ होगा आपके पास कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन्स को 1 बार टॉस करें तो हमें पॉसिबल आउटकम्स जो मिलते हैं वो इस तरह मिलते हैं कि या तो दोनों हेड होंगे, या तो दोनों टॉसेस में एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाएगा और इस तरह 2 टेल्स आ जाएंगी। तो फिलहाल ये वाला सैम्पल स्पेस आपके पास सामने जो लिखा हुआ है ये अल्फाबेटिक है, राइट? इट इज़ नॉन न्यूमेरिक। तो अब किस तरह से ये नॉन न्यूमेरिक सैम्पल स्पेस नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ। ये सुना होगा आपने, अल्फाज में ताकत होती है, अल्फाज से जंगें हो जाती हैं मुल्कों के दरमियान, अल्फाज से होती हुई जंग को रोका जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अल्फाज से किसी भी नॉन न्यूमेरिक सैम्पल स्पेस को नंबर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोडिंग रिकोडिंग प्रोसेस है ये। जो लोग रिसर्च से रिलेटेड हैं वो जानते हैं किस तरह कोडिंग की जाती है, तरीके होते हैं कोडिंग के। तो फिलहाल जो मैं क्राइटेरिया यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, देयर आर सो मैनी वेज टू डिफाइन क्राइटेरियाज। बहुत सारे तरीकों से नॉन न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक सैम्पल स्पेस को न्यूमेरिक सैम्पल स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया मैं अभी शो कर रहा हूँ वो ये है। नाउ सी द क्राइटेरिया x, मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया x में, दिस शुड बी द रैंडम वेरिएबल दिस टाइम। y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मर्जी है हमारी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शोइंग नंबर ऑफ हेड्स इन ईच आउटकम। पढ़ लिया आपने इसे? पढ़ने के बाद अब आप इसको, ये पढ़ने के बाद इसे देखें गौर से। पहले आउटकम क्या नजर आ रहा है? शोइंग नंबर ऑफ हेड्स, 2 हेड्स नजर आ रहे हैं, इसकी जगह 2 आ जाएगा। इसमें कितने हेड्स नजर आ रहे हैं? 1 हेड नजर आ रहा है, 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 हेड नजर आ रहा है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जब इस क्राइटेरिया से थ्रू होगा तो इट कुड बी रिटन लाइक दिस। अब देखें, हो गया ना नंबर्स में कन्वर्ट। तो ये तो एक तरीका मैंने बताया है, बहुत सारे तरीकों से ये नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। अब मुझे बताएं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जरा से रिवाइज करके। स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ, मुझे अंदाजा है सब स्टार्ट हो चुके होंगे। स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, टेबुलेशन एंड इन्फेरेंस। यही पढ़ाया था ना मैं आपको। इस वक्त आपके सामने जो डेटा है, यकीनन ये 4 वैल्यूज का डेटा है, राइट? ये टेबुलेटेड डेटा है, कंपाइल्ड डेटा है, कौन सा डेटा है? यकीनन आप कहेंगे ये डेटा कंपाइल्ड है, डेटा कलेक्ट होकर कंपाइल हो गया, ये 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं। और अगर मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि इन वैल्यूज को ग्रुप कर दें, तो ग्रुप कैसे करें? वो तो क्लास इंटरवल मेथड करवाया था मैंने। देखिए, एक बुक है, जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है नीले 20 की, उसके अंदर 3 मेथड डिफाइंड है। एक मेथड तो ये कि क्लास इंटरवल बनाएं, दूसरा मेथड है क्लास बाउंड्रीज बनाएं। जो सबसे पहला मेथड है वो कहलाता है उसका सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग मेथड। आप सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग मेथड को सर्च करेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा।
सिंगल वैल्यू ग्रुपिंग मेथड बड़ा सिंपल है। आप ये देख लें कि 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, 0 से लेके 2 तक ये डेटा है। तो आप यहाँ पर लिस्ट डाउन करें, या अपने पास बुक में लिस्ट डाउन करें। आप लिखें x का कॉलम बनाएं, लिखें 0, फिर लिखें 1, फिर लिखें 2। तो 0 1 2 तीन वैल्यूज x की हो जाएंगी, उनका एक अदद आप कॉलम बना लें। ये देखें मैं यहाँ एक्सेल की शीट में मैं ये कॉलम बना रहा हूँ, x 0 1 2 पॉसिबल वैल्यूज थी ना, यही 3 पॉसिबल वैल्यूज। देखें यहाँ पर, अब गौर से देखें 0 कितनी बार नज़र आ रहा है आपको, एक दफ़ा है। 1 कितनी बार नज़र आ रहा है, 2 बार। 2 कितनी बार नज़र आ रहा है, एक बार। तो इसी को बिल्कुल इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज में लिख दें। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f, 0 इज़ 1 टाइम, 1 इज़ 2 टाइम, 2 इज़ 1 टाइम। और इस तरह जब मैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 होगा। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा f, सिग्मा f इज इक्वल्स टू 4। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आइडिया दिया था। अब मुझे बताएं व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यकीनन आप बिल्कुल ठीक है, बाय डिवाइडिंग ईच वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द टोटल विच इज नथिंग बट 1/4। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये डेट हो गया है, इसको मैं सही कर लूँ ज़रा। 1/4, 2/4, 1/4। तो इस तरह जब हमने ये कर लिया तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही को अगर मैं शो करूं आपको, जो मैंने बनाई है वहां पर स्लाइड के ऊपर, वो ये है। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ में क्या आया? आप देखिए थोड़ा सा सिंबल फर्क है। मैं अभी आपको ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि ये मैंने टाइटल RF की जगह ये क्यों कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि जो रैंडम वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि हमेशा हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैलकुलेट करनी होती है। अब ये जो सिंबल है यहाँ पर बड़ा आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिस x, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू ऑफ x। यानी अगर मैं इसमें से किसी भी एक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँ यानी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0.25। और चूंकि 25%, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब भी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आए तो सबसे पहले आपने उसको डिफाइन करना है, इंटरप्रेट करना है। तो कैसे होगी? वो 3 स्टेप्स में होती है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट का हवाला होता है, दूसरा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, और तीसरा क्या होता है? इवेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्राइटेरिया की स्टेटमेंट आएगी। तो अब हम किस तरह से बोलेंगे इस 0.25 को? हम कहेंगे इफ वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, इसमें आ गया रैंडम वेरिएबल का हवाला, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। If we toss a fair coin twice, we have 25% chances of getting no head in both tosses. इसी तरह probability of getting one head is 50%. Probability of getting two heads is again 25%. So this seems to be a symmetrical behavior, right? Why it is symmetric? Why it is symmetric? Because the coin is fair. और याद रखें जब ये coin fair नहीं रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की नजर नहीं आएगी बल्कि वो एसिमेट्रिकल हो जाएगी। और वो किस तरह से कैलकुलेट होगी? वो तरह टेक्निकल मेथड है जहां पर आपको आपका एक दोस्त जो आने वाला है आगे वो बचाएगा उस मेहनत से। फिलहाल तो आप ये करें कि जब आपने इसको समझ लिया है तो थोड़ा सा पॉज करके इस वीडियो को यही काम एक दफ़ा रेप्लिकेट कर दें फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब आपको याद होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था। रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था जिसमें वी हैव टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स और टॉस्ड अ सिंगल टॉस ऑफ 3 फेयर कॉइन्स। तो उसके अंदर एच 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 से शुरू होके वो कहाँ तक गया था? वो टी 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 तक गया था। तो अब मेरी वीडियो पॉज करें और उसके बाद मुझे रिजल्ट बताएं कि वो क्या आ रहा है। यकीनन अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया होगा। उसमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो मैं यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरह बनी होगी। एक्स का कॉलम बना होगा 0 1 2 और 3। उसमें 3 भी होगा, राइट, क्योंकि 3 दफ़ा हेड थे उसमें। और उसमें जो तरतीब आई होगी प्रोबेबिलिटीज़ की वो आई होगी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। इसी तरह आई है। तो अगर मैंने आप लोगों का हवाला नहीं दिया, अगर मैं कहूँ 4 टाइम कॉइन को टॉस किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो जैसे जैसे ये टॉसेस बढ़ रहे हैं तो मेहनत बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सूरत में हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकती हैं बाय यूजिंग द पास्कल ट्राइंगल। अगर आपको याद हो कि पास्कल ट्राइंगल क्या था तो आप रिकॉल कर लेंगे, किसी वक्त भी आप ये कोफिशिएंट्स बना सकते हैं इसके। अगर नहीं तो मैं आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता हूँ यहाँ पर। नाउ हियर वी गो, सी हियर।
सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा 1, दिस 1